नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग वाहन के बारे में समझेंगे। जय प्रकरण चैप्टर में एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है जिसका नाम है वाहन। इसमें हम लोग दो तरह की चीज़ों को समझेंगे कि मनुष्यों में वाहन यानी कि भोजन के बाद जो ऊर्जा के लिए पर्याप्त जो ग्लूकोज होता है वो कैसे हमारे बॉडी में प्रवाहित होता है, किसके थ्रू होता है, उसको समझेंगे। और उसके अलावा पेड़ पौधे में वहन कैसे होता है, यानी उनमें जल का वहन कैसे होता है, और जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद जो उत्पाद बनते हैं उसको पूरे बॉडी में कैसे फैलाया जाता है, इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे। ये जो वीडियो है लगभग 42 से 40 मिनट की होने वाली है। इसे कंप्लीट देखने पर आप NCERT के द्वारा जितनी भी बातें लिखी गई हैं मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ध्यान में रखिएगा कि ये NCERT के द्वारा दी गई बातें हैं। हम जब नए सिरे से नेक्स्ट ईयर में आने वाले साल में जब इस पर फुल वीडियोस बनाएंगे तो वहाँ आपको अपनी भाषा में या कुछ अपने नोट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं कि NCERT ने ऐसी कौन सी बातें कही है। तो पिछले वाले चैप्टर में हमने श्वसन के बारे में पढ़ा था कि श्वसन क्या होता है। जय प्रकरण में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां हमने बात किया कि मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, और वहीं हमने बात किया कि पेड़ पौधों में कैसे श्वसन होता है। लेकिन इससे आगे ऐसी और भी कुछ क्रियाएं हैं जो कि एक सजीव में होती है, और यह क्रिया जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं NCERT के द्वारा लिखी गई सारी बातों को जो कि क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो हम उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। ये एक तरीके से रिवीजन वीडियो है। जितने लोगों को NCERT पढ़ना है वो लोग यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, हम हिंदी मीडियम वाले NCERT को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ मैक्सिमम लोग बिहार बोर्ड से हैं, तो बिहार बोर्ड वाले ध्यान देना, आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो 2023 का बहुत ही जल्द आने वाला है। फरवरी के सेकेंड वीक में आप सभी लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि बिहार बोर्ड का रूल है, फर्स्ट वीक में स्टार्ट होता है आपका इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम, वहीं सेकेंड वीक में आपका 10th का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं ध्यान में ये रखिएगा कि NCERT को एक बार ज़रूर से रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर रिवाइज़ करा रहा हूँ क्योंकि NCERT में जितनी भी बातें लिखी गई है, बिहार बोर्ड के जो भी उसका BT BC जो भी बुक आता है उसका जो भी किताब है वो NCERT को ही फॉलो करता है। जो हिंदी प्रारूप है उसको ही ये फॉलो करता है। तो आज हम जानेंगे कि श्वसन के बाद कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है, क्या है, चलिए जानते हैं। तो श्वसन के बाद हमें जो पढ़ना है वह है वहन। वहन क्या होता है इसको समझते हैं सबसे पहले, लेकिन एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। वहन का मतलब होता है ढोना, किसी भी चीज़ को ढोना। तो हमारे शरीर में किस किस चीज़ों का वहन हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा जो वहन होता है वो है ब्लड। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे वहन होंगी। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पढ़ना है हमें NCERT के द्वारा मानव में वहन। NCERT की सबसे जो खास बात है वह ये है कि ये आपको क्रियाकलापों के द्वारा समझाता है। और हम छोटा सा जो है एक क्रियाकलाप यहाँ पे देख लेते हैं। अपने आसपास के एक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कीजिए और ज्ञात कीजिए कि मनुष्यों में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या है। अब इसने स्टार्टिंग में ही आपको क्रियाकलाप करने के लिए कह दिया है जहाँ पे बातें आई हैं हीमोग्लोबिन की, और हीमोग्लोबिन की चर्चा हमने पिछले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से की है। अगर आपने नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए और जा करके देखिए।
अगला जो है वो कह रहा है क्या यह बच्चे और वयस्क के लिए एक समान होता है, यानी हीमोग्लोबिन की बातें की जा रही है कि हीमोग्लोबिन क्या बड़ों और बुजुर्ग या फिर जो बच्चे हैं उनमें सेम मात्रा पाई जाती है। ये आपको कहाँ पता चलेगा, तो आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में पता चल जाएगा। क्या पुरुष और महिलाओं के हीमोग्लोबिन स्तर में कोई अंतर है, इसके विषय में आपको जानकारी चाहिए होगी। और अपने आसपास के एक पशु चिकित्सा क्लिनिक का भ्रमण कीजिए और ज्ञात कीजिए कि पशुओं जैसे भैंस गाय में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या होता है। आइए अब बात करते हैं आगे। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो बछड़ा होता है ना, वो नर हो गया या मादा हो गया, उसमें क्या अलग अलग अंतर है हीमोग्लोबिन का, या फिर नर तथा मादा में और जंतु में जो दिखाई देने वाले अंतर है उसकी तुलना करना है। और यदि कोई अंतर है तो आप उसे कैसे समझाएंगे। ये एक तरीके से प्रश्न है जिसका जवाब आपको खुद देना होगा जब आप इस क्रियाकलाप को कीजिएगा। आइए हम अब आगे आपसे बात करते हैं कि इसमें आपको बेसिकली पढ़ना क्या है। तो देखिए, हमने पिछले अनुभाग में देखा है कि रुधिर जो है वह भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। ठीक है, वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। कौन करता है जी? कौन करता है? रुधिर। ठीक है, कक्षा 9th में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर कैसा है? तो रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। एक तरीके से कहें तो ये एक संयोजी उत्तक है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। हिंदी में कभी उसे प्लाज्मा कहेंगे या फिर प्लाज्मा कहेंगे। ये जो तरल भाग होता है उसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती है और प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। मतलब घुले हुए चीज़ों को ये ढोता है। कौन ढोता है जी? प्लाज्मा। रुधिर को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं, और ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। यानी ब्लड के दो टाइप हो सकते हैं। यहाँ पे एक हो गया वाइट और एक हो गया रेड। लाल रुधिर कणिका इसको कहेंगे और जो वाइट है उसे श्वेत कहेंगे, सफ़ेद कहेंगे। यानी वाइट ब्लड कपल्स और रेड ब्लड कपल्स या फिर सेल्स। ठीक है, तो बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें एक पंप यंत्र की आवश्यकता है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सकेगा। ठीक है, अब रुधिर यानी ब्लड अपने आप तो नहीं जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो इसके लिए हमारे पास एक पंप की ज़रूरत होगी जो हमेशा निरंतर गतिशील होगा और रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाएगा। ठीक है, नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता होगी जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेजे, तथा एक यंत्र की जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत भी हो सके। इसका ये मतलब है कि ये आखिर वहन होगा कैसे। पंप की मदद से हम लोग रुधिर को तो भेजेंगे, लेकिन उसके लिए नालियों की आवश्यकता होगी, जो छोटी छोटी नलियाँ होगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग धमनी और शिरा कहते हैं। धमनी और शिरा कहते हैं। तो इसकी जो है हमेशा जांच होती रहनी चाहिए कि परिपथ में कहीं टूट फूट तो नहीं हो गया है, कहीं से मार्ग जो है वह रुकाव तो पैदा नहीं कर रहा है, तो उसकी मरम्मत भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिर पंप की तरह कार्य करेगा तो करेगा कौन। तो इसके लिए हमारे पास है हृदय, जिसे हम कहते हैं हमारा पंप या हृदय। हृदय की जो बनावट होती है कुछ इस तरीके से ही होती है कि वह रुधिर को पूरे बॉडी में सुनिश्चित रूप से पहुंचाता है, और यह उसको ज्ञात भी होता है कि अगर उसमें कोई त्रुटियां हैं
तो वो उसको धीरे धीरे पता चलने लग जाती है। और हार्ट अटैक नामक भी एक चीज़ें हैं जो आपको हम आगे बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, हृदय एक पेशीय अंग होती है। एक पूरा ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पेशी से बना होता है, मांस से बना होता है, जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, एक मुट्ठी के आकार का होता है। अगर आप मुट्ठी बनाएंगे तो लगभग 4 इंच के आसपास जो भी आपका उसका गोलाई, मान लीजिए कि यहाँ से ये पूरा जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक वो लगभग 4 इंच का है, ठीक है ना। और इधर से मान लीजिए कि 4 इंच, मतलब ये समझिए ना कि 4 स्क्वायर फीट में आपका दिख जाएगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए, तो लगभग जो है मुट्ठी के बराबर होता है, क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। ब्लड में दोनों आते हैं, ऑक्सीजन भी आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, यानी कि O2 भी आएगा और CO2 भी आएगा। तो अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। अब मान लीजिए कि इसमें एक ही जैसे पिचकारी में क्या होता है, एक ही सेक्शन होता है और एक बार उसमें रंग भरें और पिचकारी की तरह प्रेशर के थ्रू बाहर निकाल दिए। लेकिन हृदय में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हृदय में 2 तरह की चीज़ें आएंगी। पहला आएगा आपका ऑक्सीजन और दूसरा आएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एक ही में होगा तो ये दोनों मिल जाएगा, आपस में मिक्स हो जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं एक दूसरी रचना का निर्माण हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमको दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है। अब यहाँ पे आइए आपको बता देते हैं कि इसमें फुफ्फुस है कौन। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये है हमारा फुफ्फुस शिराएं, ठीक है। ये है फुफ्फुस शिराएं और ये है फुफ्फुस धमनियाँ। तो समझते क्या है, यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसके लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजन रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तथा तब शरीर के विशेष चीज़ों पर पंप किया जाता है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं इमेज, इसमें क्या है कि यहाँ से फुफ्फुस शिरा से अंदर गया और फिर ये बाहर निकलता है फुफ्फुस धमनियों से, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है ना कि फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजन रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। यहाँ से आया फिर ये वापस यहाँ से गया, ठीक है। अब देखिए इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। यहाँ एक पिक्चर दिया गया है 6.11, ये है 6.10, एक नया पिक्चर होगा 6.11। इसमें आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो हम यहाँ भी आएंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां अलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ बायां नीले में फैलता है तब यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। अपनी बारी जब पेशीय बायां नीले संकुचित होता है तब रुधिर जो है शरीर में पंपित हो जाता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर के विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां नीले फैल जाता है। यह रुधिर को दाएं नीले में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजन केतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। और अलिंद की अपेक्षा नीलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि नीलय को पूरे शरीर में रुधिर में भेजना, पूरे शरीर में जो है रुधिर को भेजना होता है। जब अलिंद या नीले संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। आइए अब यहाँ पे इमेज के द्वारा समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये आप देख सकते हैं, एक हृदय का यहाँ काट कृष्ण बताया गया है, काट दृश्य बोलिए। यहाँ पे 2 पार्ट है, एक है फुफ्फुस, एक है अलिंद। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 तरीके का यहाँ पे पंप है। एक पंप मतलब एक ही है, यहाँ पे 2 तरीके का आपको पार्ट दिख रहा होगा। ये है हमारा फुफ्फुस धमनियाँ, यहाँ पे है, यहाँ से यह निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। ये है फुफ्फुस शिराएं, यहाँ पे जब
CO2 अंदर जाएगा। बेसिकली 4 कोष्ठों में बटे होते हैं, ये जो है 4 कोष्ठ में बटे होते हैं। जब नीचे वाला पिचकता है तो ऊपर वाला फूल जाता है, और जब ऊपर वाला फूलेगा तो नीचे वाला पिचकेगा, जब नीचे वाला फूलेगा तो ऊपर वाला पिचकेगा। और ये जो क्रिया है ये बार बार होते रहती है। नीचे का जो आप पार्ट देख रहे हैं ये काफ़ी मोटा होता है, क्योंकि इसे ही पूरे बॉडी में रक्त को प्रवाहित करना पड़ता है, जिसे नीलय कहा जाता है। इसमें एक वाल्व होता है जो इस पॉइंट पे होता है। जैसे ही रक्त को बॉडी में प्रवाहित किया जाता है, ये रक्त अंदर ना आ जाए, इसके लिए यह वाल्व सुनिश्चित करता है कि रक्त अंदर न आए। फिर जैसे ये पूरा तरीके से अपने कार्य को सफल कर लेता है, उसके बाद ही रक्त प्रवाहित होते हैं, और यह जो क्रिया है वो बार बार होती रहती है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक पार्ट के बारे में बता दिया गया है, और कभी कभी एग्ज़ाम में इसका आपको चित्र बनाने के लिए भी पूछ देता है कि एक बार ज़रूर से इसका चित्र बनाइए, और इस पर नामांकित यानी आपको लेबलिंग भी करना है, नाम भी लिखना है कि कौन सा हिस्सा क्या है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या पढ़ना है उसे देख लेते हैं। अभी हमने देखा है कि 6.11 की चर्चा की जा रही थी, यही है वो इमेज 6.11। यहाँ जो है फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर प्रवेश करती है, फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर प्रवेश करती है। ये जो आपको दिख रहा है फुफ्फुस से फुफ्फुसीय शिरा, इसमें क्या है, ऑक्सीजन प्रवेश करेगा। देखते हैं यहाँ पर हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। मतलब कि ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे, एक ब्लू वाला और एक रेड वाला, इसमें जो रेड वाला पार्ट है वो ऑक्सीजन युक्त हो सकता है, और जो ब्लू वाला पार्ट है वो CO2 युक्त हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। ये हो गया दायां, ये हो गया बायां, तो बायां में हो गया विऑक्सीजनित, दायां में हो गया ऑक्सीजनित। ठीक है, इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। मतलब अगर ये बंटवारा नहीं रहेगा और एक ही साथ ब्लड आएंगे, घुलेंगे और पूरे बॉडी में प्रवेश करेंगे, तो ऑक्सीजन और CO2 का जो लेवल है वो इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर नहीं हो पाया कि CO2 कितना आया और CO2 मतलब कितना गया और O2 कितना आया। यानी कि अगर ये अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे बॉडी में हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज यहाँ से जो उसका जो ब्लड आता है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, उसको कैसे पंप करना है। पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है, यह बहुत लाभदायक है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको अपनी एनर्जी को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, या फिर मेंटेन करने के लिए, या अपना टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी होता है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करनी होती, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। जल, स्थल, जड़ या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। बेसिकली इसमें 4 कोष्ठीय होगा, और जिनको अपना तापमान से कोई मतलब नहीं है, वो पर्यावरण के तापमान से ही या उसके अनुकूल हो रहते हैं, उनमें 3 कोष्ठीय हृदय होता है। और ये ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर धारा की कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। यानी कि कुछ हद तक अगर मिल भी गया तो उनको बॉडी पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 ही कोष्ठ होते हैं। जिस तरीके से मनुष्य में 4 कोष्ठ हो रहे हैं, कुछ अन्य जीव जो सरीसृप हैं या जो स्थलीय कुछ जीव हैं जो पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर करते हैं, जिस तरीके का पर्यावरण का तापमान है उसके अनुकूल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से मछली जो है उसके हृदय में केवल 2 ही कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलिया के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में आता है।
ठीक है। दूसरी ओर अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में यह 2 बार हृदय में जाता है, जिसे हम लोग दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यानी कि मछली में सिर्फ एक बार ही क्या होगा, O2 ऑक्सीजन पूरे बॉडी में फैलेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी कशेरुकी जीव हैं जिनके शरीर में यह क्रिया 2 बार होती है, जिसे हम लोग कहते हैं दोहरा परिसंचरण। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि यह पॉइंट क्या है और यह कितना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हम हमेशा से रक्त दाब, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर, ये होता क्या है, इसे हम लोग बीपी के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देखिए, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति मतलब जहाँ से रुधिर क्रॉस हो रहा है वहाँ के विरुद्ध जो दाब लग रहा है उसे रक्त दाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहता है, वही शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले प्रकुंचन या संकुचन जो भी बोलिए आप, उसके दौरान प्रकुंचन दाब तथा नीले अनुफिथलन यानी जो शीतलन होता है उसके दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुफिथलन दाब कहलाता है। सामान्यतः प्रकुंचन का दाब 120 mm जो पारा होता है ना उसके 120 mm के बराबर तथा अनुफिथलन दाब लगभग 80 mm के बराबर होता है। यानी कि ऐसे कहें कि 120/80 mm, ठीक है, पर Hg मतलब पारा उसके बराबर। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो प्रकुंचन होगा, प्रकुंचन कहाँ होगा तो धमनी के अंदर होगा, और जो अनुफिथलन होगा वो होगा हमारा शिरा में, ठीक है ना। धमनी के अंदर दाब अनुफिथलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन लगभग 120 तथा अनुफिथलन दाब लगभग 80 mm होता है, जिसे सामान्यतः जो है हम लोग रक्तचाप या फिर रक्त दाब भी कहते हैं। यहाँ पिक्चर में बताया गया कि एक धमनी है जहाँ पे 120 प्रकुंचन और 80 अनुशीतलन इसका है, यानी रक्त दाब जो है वो 120/80 है। अनुफिथलन इसमें मापा जाता है। रबर का कफ वायु से फूल गया, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें प्रेशर दिया जाता है यहाँ पे पट्टी बांध करके। कफ में दाब 120 से ऊपर चला गया और धमनी यहाँ पे बंद है। कफ में दाब 120 से नीचे है, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से ध्वनि सुनी जा सकती है कि ब्लड यहाँ से पास कर रहा है या फिर नहीं। कफ में दाब 80 से नीचे है तो ध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो इस तरीके से हम लोग ब्लड प्रेशर की जांच कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे डॉक्टर के पास एक संरचना होती है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, कुछ इस तरीके से होती है, और ये कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे एक पारा का जो है यहाँ पे होता है, पूरा लाइन बना होता है ना, और यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेट्स होते हैं। इसमें आपको एक पट्टी नुमा 2 आपको पाइप्स दिख जाएंगे, एक पूरा पट्टी से कवर होता है, पूरा चौड़े पट्टी से, और एक जो पाइप है जिसके सामने एक ऐसा पंप लगा होता है जो कि इन दोनों कनेक्टेड होता है आपस में, और इससे यहाँ पे छोटा सा एक इंडिकेटर भी होता है, ठीक है ना। तो इसे पंप करके इसको टाइट किया जाता है बॉडी में कुछ इस तरीके से, और स्टेथोस्कोप लगा करके इसको क्या किया जाता है, देखा जाता है कि ये सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी जो यहाँ पे रोल प्ले करती है वो तो ये है ही, साथ ही साथ इसमें जो सबसे बड़ा यहाँ पे ध्वनि सुनने के लिए यूज़ किया जाता है जिसका नाम है स्टेथोस्कोप, जिसको हम लोग अंग्रेजी में भी थोड़ा सा ये टफ है बोलने में, जिसको स्टेथोस्कोप भी कहा जाता है। चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी पॉइंट लिखी गई है, इसको एक बार देख लीजिए। ये लिखा हुआ ये है कि जो स्फाइग्नोमैनोमीटर होता है इससे रक्त दाब मापा जाता है। यानी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि रक्त दाब मापने में कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है, तो इसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। यार अलग अलग तरीक़ों से इसमें लिख दिया है, स्फाइग्मोमैनोमीटर, कोई स्फिग्मोमैनोमीटर, तो स्फिग्मोमैनोमीटर याद रखिए, बोलने में भी काफ़ी आसान है। अब बहुत सारे लोग तो स्टेथोस्कोप को भी नहीं बोल पाते, जैसे मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोल पाया, तो थोड़ा सा हो जाता है वैसा त्रुटि,
उच्च रक्तचाप को अति तनाव भी कहते हैं। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको अति तनाव की जाए हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। और इसका कारण धमनिकाओं का सिकुड़ना है। धमनी अगर कहीं से सिकुड़ रही है तो ब्लड का प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा। इससे रक्त प्रवाह में भी प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे धमनी फट सकती है और आंतरिक जो है रक्त स्रावण यानी ब्लड का फैलना हो सकता है। आइए कुछ और बातों पर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बार नलिकाएं और रुधिर वाहिकाएं समझ लेते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है और बॉडी में इसका क्या कार्य है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ नलिकाएं जो है, जिसे रुधिर वाहिकाएं कहा जाता है, धमनी में रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। कहाँ से ले जाती है? तो इसमें जो है रुधिर यानी कि ब्लड को पूरे बॉडी में हृदय से पंप कराते हुए पूरे बॉडी में फैलाती है। इसको लोग बोलते हैं नलिकाएं या फिर रुधिर वाहिकाएं। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है। धमनी जो होता है ना वो काफ़ी मोटा होता है, ठीक है। उसका जो परत है जो आइड साइड की वो काफ़ी मोटी होती है और लचीली भी होती है, क्योंकि रुधिर जो है हृदय से उच्च दाब से निकलता है, हाई प्रेशर से निकलता है, पंप बहुत तेज़ी से होता है ताकि बॉडी में बहुत जल्दी से फैल सके। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में आती है और शिरा में उतना प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि वो बॉडी में जितने भी अशुद्ध रक्त है वो उसको कलेक्ट करती हुई उसको कहाँ लेके आती है, हृदय में लेकर के आती है। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। जो धमनी है ना वो छोटे छोटे ऐसे पार्ट में डिवाइड हो जाती है पूरे बॉडी में, ताकि पूरे बॉडी में फैल सके, जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो। बॉडी में जितने भी कोशिकाएं हैं उससे उसका संपर्क होगा, तभी तो सबके पास ऑक्सीजन पहुंचेगा। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। कोशिकाएं जब आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं। जहाँ पे शिराएं होंगी वहाँ पे धमनियाँ भी होंगी, और धमनी में प्रेशर हाई होता है, इसलिए उसकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, लेकिन शिरा में ऐसा नहीं होता है। आइए अब समझते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होता है, इसके अनुरक्षण करना कितना ज़रूरी है या फिर कैसे किया जा सकता है। इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा। ये मान लीजिए कि एक नली है जो कि धमनी है फिर शिरा है, इसमें से कहीं ना कहीं लीकेज स्टार्ट हो जाए, रिसना शुरू हो जाए, तब क्या होगा। उस स्थिति पर विचार कीजिए जब हम घायल हो जाएं और रक्तस्राव होने लगे, गिर गए, चोट लगा, ब्लड फ्लो स्टार्ट हो गया, ब्लड निकलने लगा। तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। बॉडी में जितना ज़्यादा ब्लड है उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट है, लेकिन एक स्तर होता है, इसका भी एक लेवल होता है। लेकिन क्या हो कि अगर लेवल नीचे आना शुरू हो जाए, यानी ब्लड जो है हमारे शरीर से बाहर इजेक्ट होने लग जाए, ये कब हो सकता है, जब हमको बाहर से कोई क्षति पहुंचती है बॉडी पर, तब ऐसा हो सकता है दुर्घटना वगैरह में, एक्सीडेंट वगैरह में। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव में जो रक्तस्राव होगा उसमें दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में भी कमी आ जाएगी। जैसे जैसे ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा तो पंपिंग का जो सिस्टम है वो पूरा एक दूसरे क्लोज है, ठीक है ना। तो क्लोज होने के कारण उसमें पंप जो कर रहा है ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से पंप करता है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आता है। लेकिन जैसे ही कुछ ऐसी प्रक्रिया सामने आ जाएंगी जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पंप ही ना करे, तब कैसा हो। जब पंप नहीं करेगा बॉडी अच्छे तरीके से, तो पूरे शरीर में रक्त जाएगा ही नहीं, और ऊपर से रक्त फ्लो भी हो रहा है
अब इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती है और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बना करके मार्ग अवरुद्ध कर देती है। जिस तरीके से कहीं लीकेज हो जाए, मान लीजिए कि यहाँ कहीं लीकेज हो गया इस पार्ट पे, तो यहाँ पे होता क्या ना कि दूसरी कोशिकाएं आ जाती हैं, जिसे प्लेटलेट्स कोशिका कहा जाता है, और ये यहाँ पे जाल बना देती हैं, ठीक है, जिससे इसमें घूम रहे जो ब्लड हैं वो इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये कार्य होता है प्लेटलेट्स का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्य है। अगर किसी की प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है तो रक्त थक्का नहीं बन पाता है, और प्लेटलेट्स की कमी के बहुत सारे यहाँ पर लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि पूरे बॉडी में दर्द होता है, या फिर किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे भी दर्द देखने को मिलता है, या फिर जोड़ों में कहें, या फिर ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो अब समझते हैं कि लसिका क्या होता है। ठीक है, यह एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में सहायता करता है। वहन मतलब रक्त के वहन में, चलने में सहायता करता है। इसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतरकोशीय अवकाश में आ जाते हैं तथा उत्तक तरल या फिर लसिका का निर्माण करते हैं। यह जो है रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, जो प्लाज्मा होता है ना उसके तरह ही है, जिसको लसिका बोलते हैं। ये ब्लड में ही होता है और प्लाज्मा की तरह ही कार्य करता है, लेकिन यह रंगहीन होता है। इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका जो है वो अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है और जो आपस में मिलकर बहुत बड़ी लसिका वाहिका बनाता है, जो अंत में बड़ी शिरा में खुल जाता है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत्र द्वारा जो अवशोषित वसा का वहन जो है वह लसिका के द्वारा होता है। हम लोगों ने पाचन में पढ़ा था, पाचन में, कि बड़ी आंत में जाने के बाद या फिर छोटी आंत में, बड़ी या फिर छोटी दोनों आंत में जब कोई जाता है, या क्षुद्रांत बोलते हैं उसको, तो वहाँ से जो भी ऑब्जर्व होता है, वहाँ से जो निकाला जाता है पचा हुआ भोजन का जो भी अवशेष तो नहीं कहेंगे, अवशेष तो वो दूसरा चीज़ हो जाएगा, जो उसके द्वारा जो अवशोषित किया जाता है ना वसा, उसको ये वहन करता है। कौन करता है जी? लसिका। और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में पहुंचा देता है। तो ये कार्य है लसिका का। आइए अब हम समझते हैं कि पादपों में परिवहन कैसे होता है। हमने मनुष्यों में परिवहन तो समझ लिया है। देखिए, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि CO2 जो है वह सरीखे सरल यौगिक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों के विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। अगर पत्तियों में कुछ ऐसा नहीं होगा क्लोरोफिल जैसा, तो उसका निर्माण या फिर उसका यूज़ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियों से प्राप्त की जाती है। जैसे पौधों में नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, या फिर दूसरे जो खनिज लवण होते हैं, उसके लिए मृदा से निकटतम जो होती है प्रचुरतम स्रोत वो मृदा ही होती है, मिट्टी होती है। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क यानी मिट्टी के संपर्क में होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क में आने वाले जो अंग होंगे, जैसे क्लोरोफिल युक्त अंगों में काफ़ी जो है दूरी होती है, जो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के विभिन्न अंगों में आसानी से विस्तारित हो सकते हैं। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती हैं, तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में जो ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होता है। अब मान लीजिए कि एक पेड़ है और इस पेड़ में यहाँ पे जो पत्तियाँ हैं, यहाँ पे जो इतने पत्तियाँ हैं, यहाँ जड़ों में तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो इसको भी तो भोजन चाहिए। तो इसके भोजन के लिए वहन कौन करेगा, तो इसकी हम आगे जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विसरण की प्रक्रिया द्वारा तो यहाँ पे भोजन नहीं पहुँच पाएगा, यानी ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली होनी जरूरी है जो भोजन को पूरे इस पेड़ के पूरे ब्रांच या फिर पूरे पत्तियां या पूरे उसके अंगों तक पहुंचा सके। तो इसके लिए हम लोग विभिन्न शरीर की जो अभिकल्पना है, ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो भिन्न भिन्न होती है। हर पार्ट्स की अलग अलग यहाँ पे यूजेस है।
पादप प्रचलन नहीं करते हैं, चलते नहीं हैं, और पादप शरीर का एक बहुत बड़ा जो अनुपात है, अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाएं होती हैं, मरे हुए कोशिकाएं होता है जो बाहर आपको छाल के रूप में दिखता है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि उनमें ऊर्जा की एकाएक ज़रूरत नहीं होती है और धीमी गति से भी अपने ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़े ही आसानी से पहुंचा सकते हैं। जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं, लंबे वृक्षों में बहुत अधिक हो सकती है। छोटा वृक्ष होगा तो जल्दी से जल्दी भोजन को पहुंचाया जा सकता है, लेकिन अगर वृक्ष बड़ा हो जाए तो उस स्थिति में थोड़ा जो समय है वो ज़्यादा लग जाएगा। पादप जो है वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालान नलिकाओं से निर्मित होती है। एक होता है जाइलम जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है, मतलब जो मिट्टी से जल का वहन करके पूरे बॉडी में पहुंचाएगा, वैसे ऊतक कहलाते हैं जाइलम। ठीक है, यहाँ पे है कि दूसरा होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है कि पत्तियों में जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं या बनते हैं भोजन, वो पौधे के अन्य भागों में वहन करता है। इन ऊतकों की रचना हम लोग विस्तार से क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। फ्लोएम क्या करता है कि इसमें जितने भी यहाँ पे भोजन बनेगा, भोजन को पूरे बॉडी में क्या करता है, संचालित करता है, जिसका नाम है फ्लोएम। ये एक तरह की ऊतक होती है, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। ठीक है, अब समझते हैं कि जो है जल का परिवहन किस प्रकार से होता है। तो देखिएगा कि जाइलम ऊतकों में जड़ों और पत्तियों की जो वाहिकाएं हैं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाते हैं, पूरा का पूरा एक नेट होता है। ठीक है, और जो पादप के सभी भागों से समृद्ध होता है, संबंध मतलब जुड़ा होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में है और वे सक्रिय रूप से आयन प्रदान करती है, प्राप्त करती है। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए हम लोग मृदा से जल में प्रवेश करा जाता है, वहाँ से लिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अनवरत गति से जो है जो जाइलम है वो क्या करता है, जल की बूंदों को जड़ों की रोम से यहाँ से उठा लेता है और पूरे बॉडी में जाइलम ऊतक के द्वारा क्या करता है, पूरे बॉडी में पहुँचाता है, पत्तियों तक पहुँचाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। ठीक है ना, तो इसी परिस्थिति से या इसी गति के द्वारा हम लोग देखते हैं कि पौधे में जल का जो वहन है वह नीचे से ऊपर की ओर जाइलम ऊतक के द्वारा हो रही है, जो आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं। यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं पर्याप्त नहीं है। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति करते हैं जी, है ना। तो अब हम समझते हैं इसके नेक्स्ट में कि क्या है। और आइए, तो यहाँ हम चलते हैं मान करके कि पादप को पर्याप्त जलापूर्ति है कि जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं के द्वारा होता है। पौधे में जितने भी जल वाहिकाएं हैं, जाइलम वाहिका उसके द्वारा तो पहुँच जा रहा है, लेकिन वास्तव में कोशिका से जल में अणुओं का एक वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा क्या करता है जी, खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कराती है। अब होता क्या है कि नहीं, देख अभी ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। इसमें आप देखिए कि ये एक पेड़ है, इसका यहाँ पे जड़ आपको दिख रहा है। जड़ से यहाँ पे आपको पानी की जो बूंदे हैं या फिर जो कहें कि जल है वो ऊपर की ओर जा रहे हैं। जब ये एक्सेस मात्रा में हो जाता है तो जल क्या होता है, वाष्प बन करके या फिर वाष्पन की प्रक्रिया से यह बाहर रिलीज कर दिया जाता है।
चलिए तो अब हम समझते हैं इसमें और भी क्या बातें लिखी गई हैं। देखिए, अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जल से पत्तियों तक इसमें विलय खनिज लवणों के ऊपर मुखी गति में सहायक होता है। नीचे से जब ऊपर जाता है तो मेन है कि इसमें जाइलम ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगभग सभी चीज़ों को समझ लिया है। एक और चीज़ समझ लेते हैं कि जल तो पहुँच गया, खनिज लवण तो पहुँच गया, लेकिन भोजन कैसे पहुँचेगा। तो भोजन तथा दूसरे पदार्थों का हस्तांतरण जो है हम लोग कैसे करते हैं। अब तक हम लोगों ने पादपों में जल और खनिजों की चर्चा कर चुके हैं। उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है, जो कि पत्तियों में होता है, अतः पादप के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का जो वहन है स्थानांतरण कहलाता है। और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम वाले पार्ट, जो फ्लोएम ऊतक होता है ना, उसके भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम जो है वो एमिनो एसिड का भी अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ये जो है, ये पदार्थ जो है वो विशेष रूप से जड़ से भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाया जाता है। यानी यूँ कहें तो सारे पार्ट में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में होता है, जबकि जाइलम सिर्फ ऊपर की ओर पूरे बॉडी में एक मतलब यूँ कहें कि पेड़ के पूरे बॉडी में स्थानांतरित करता है, लेकिन फ्लोएम जो है वो ऊपर और नीचे दोनों ओर करता है। जाइलम द्वारा परिवहन जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, उससे विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम में एटीपी से ऊर्जा प्राप्त ही स्थानांतरित होते हैं, और यह जो ऊतक परासरण दाब को बढ़ा देता है, जिससे जल में से प्रवेश कर जाता है, और यह जो है पदार्थों को फ्लोएम से इस ऊतक तक ले जाया जाता है। जहाँ दाब कम होता है, यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण करता है। उदाहरण के लिए बसंत में जड़ व तने ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिससे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे लगभग सारी बातें क्लियर हो गई हैं, पौधों से लेकर के और मनुष्यों में किस तरीके से यहाँ पे परिवहन होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इसके रिलेटेड और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके आप ज़रूर से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।